नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए जनवरी महीने से जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 25 करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जो टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके अलावा हमने आपके करंट अफेयर्स की 2 क्लास और भी ली है, तो कुल मिलाकर जनवरी की आपकी 3 क्लास हो जाएगी। और 3 क्लासेस का जो कह सकते हैं लगभग 20-25 मिनट के आसपास का वीडियो है, और 20-25 मिनट के वीडियो से आपका 3 वीडियो में जनवरी का जो करंट अफेयर्स है, जो परीक्षा दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, वो कवर हो जाएगा। और आज आपका जो दूसरा क्लास है शाम को, वो आज किन्हीं कारणों से नहीं आ पाएगा, जिसके लिए हमें खेद है। और साथ में आपका जो 6 अप्रैल को पीआरटी का टेस्ट होने वाला, उसके लिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी अभ्यर्थियों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि क्या आप 6 अप्रैल के टेस्ट के लिए रेडी हैं। साथ में 6 अप्रैल के टेस्ट में करंट अफेयर्स में हमने आपको बता दिया कि जो जनवरी महीने का करंट हम आपको करा रहे हैं, यहीं से आपके सारे प्रश्न रहने वाले हैं। 10 प्रश्न और 5 प्रश्न आपके जो है बिहार स्पेशल से रहने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। सेशन स्टार्ट करते हैं, और 6 अप्रैल के टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी आप सभी कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन भी करना चाहिए। और हमारी जो क्लासेस हैं, ऑलरेडी हमने बहुत सारी क्लासेस आपको दे दी हैं। जितनी भी क्लासेस दिया है वो ऑलरेडी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं टॉपिक पर। पहला करंट अफेयर्स है भारत का 76वां गणतंत्र दिवस। तो 76th गणतंत्र दिवस भारत ने सेलिब्रेट किया 26 जनवरी 2025 को। थीम क्या था, विषय क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत एवं विकास। सबसे महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। मुख्य अतिथि कौन थे 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पहली बार भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त रूप से झांकी प्रदर्शित की गई है। और इसके अलावा बात करें तो डीआरडीओ की भी झांकी प्रस्तुत की गई है। बिहार राज्य की झांकी की बात करें तो बिहार राज्य की झांकी में स्वर्णिम भारत, विरासत एवं विकास के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय झांकी प्रस्तुत की गई है, जिसमें बौद्ध विरासत को दर्शाया गया। और बिहार राज्य की झांकी से संबंधित हमने डिटेल में आपसे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में कवर किया है। 76वें गणतंत्र दिवस की बात करें तो कुल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। और 139 पद्म पुरस्कार, हमने आपसे कल बात किया था कि पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। पद्म विभूषण की बात करें तो 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। ध्यान रखिएगा, 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। जिससे बिहार में किसको पद्म विभूषण मिला है? तो बिहार कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण बिहार से मिला है। ये आप ध्यान रखिएगा परीक्षा दृष्टि से। फिर बात करते हैं पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण मिला है 19 लोगों को, तो ध्यान रखिएगा पद्म भूषण 19 लोगों को मिला है। पद्मश्री जो है ये मिला है, पद्मश्री की बात करें तो 113 लोगों को। तो टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह की बात करें तो 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक यह कार्यक्रम चला है। तो गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक चला है। पराक्रम दिवस से यह शुरू हुआ था 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस से रिलेटेड करंट अफेयर्स हमने ऑलरेडी आपको करा दिया है। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 30 जनवरी शहीद दिवस पर इस समारोह का समापन हुआ है। 2025 गणतंत्र दिवस परेड के कमांडर कौन थे? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 2025 गणतंत्र दिवस परेड के जो कमांडर थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जी। तो भवनीश कुमार जी याद रखिएगा गणतंत्र दिवस परेड के 2025 में कमांडर थे। भारत पर्व की बात करें तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से लेकर 31 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली के लाल किले में गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में भारत पर्व का आयोजन किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत पर्व का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उदयपुर और इंदौर को वेटलैंड सिटी प्रमाणन पत्र शहरों की सूची में शामिल किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन मिला है उदयपुर और इंदौर को। तो उदयपुर और इंदौर को वेटलैंड सिटी का सर्टिफिकेट मिला है। इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहर, वेटलैंड सिटी या आर्द्रभूमि शहर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बने हैं। तो संयुक्त रूप से उदयपुर को और इंदौर दोनों को
वेटलैंड सिटी पहले भारतीय शहर घोषित किया गया है। आर्द्रभूमि शहर घोषित किया गया, वेटलैंड सिटी घोषित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है आपके लिए, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन। फर्स्ट रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस 28 से 29 जनवरी 2025 को हुआ। डेट आपको नहीं याद रखना, बस करंट अफेयर्स के लिए बता रहे हैं कि जनवरी के महीने में आपको ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये हुआ है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन। और इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि के तौर पर अबू धाबी गए थे। अबू धाबी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। तो किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। 47वें राष्ट्रपति, शपथ ग्रहण किया इन्होंने 20 जनवरी 2025 को। अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? तो जेम्स डेविड वेंस। तो जेम्स डेविड वेंस जो है रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बनी है। रिपब्लिकन पार्टी के अंतर्गत जेम्स डेविड वेंस नए उपराष्ट्रपति बने हैं। बात करें ट्रंप जी की तो 78 वर्षीय ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सबसे वृद्ध निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। तो सब इतने एज में अभी तक कोई नहीं बना था। तो 78 वर्षीय ट्रंप जो है अमेरिकी इतिहास में सबसे वृद्ध निर्वाचित राष्ट्रपति के तौर पे जाने जा रहे हैं। ट्रंप की बात करें तो अमेरिकी इतिहास में दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल नहीं किए। मतलब 2 बार तो राष्ट्रपति बने लेकिन लगातार 2 कार्यकाल नहीं पूरा किया। जैसे बराक ओबामा का आप देखेंगे तो लगातार 2 कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, लेकिन ट्रंप का क्या हुआ, एक बार जीत कर आए, फिर जो है जो बाइडन आ गए बीच में, फिर जो बाइडन को हराकर ट्रंप वापस से आए। तो लगातार 2 कार्यकाल नहीं पूरे किए लेकिन 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। पर ऐसा काम पहले किया था ग्रोवर क्लीवलैंड ने, याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को, याद रखिएगा आप सभी अभ्यर्थी कमेंट भी कीजिएगा कि वर्ष 2025 को आपने 2024 में पढ़ा था कि वर्ष 2025 को 2 तरीके से घोषित किया गया है। तो आप उनको भी कमेंट कीजिएगा कि किस रूप में घोषित किया गया है। और जनवरी के महीने में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया है। तो आपको याद रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही घोषणा की जा सकती है, अलग अलग समय पे घोषणाएं की जाती रही हैं। अभी जनवरी 2025 में लेटेस्ट जो आया है, संयुक्त राष्ट्र ने ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है वर्ष 2025 को। और वर्ष 2025 से प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो करंट अफेयर्स में आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया जाएगा? आंसर है 21 मार्च। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन घोषित किया गया है 2025 को। वर्ल्ड ग्लेशियर डे 21 मार्च को मनाया जाएगा। फिर बात करते हैं गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन घोषित किया गया है? तो गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है कच्छ जिले के लखपत तहसील के गुनेरी गांव की। तो गुनेरी गांव में मैंग्रोव का क्षेत्र है। तो गुनेरी गांव का जो मैंग्रोव का क्षेत्र है उसी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह एक प्राकृतिक अंतर्देशीय इनलैंड मैंग्रोव स्थल है। तो याद रखिएगा गुनेरी मैंग्रोव भी आपको ऑप्शन में दे दिया जा सकता है। तो गुनेरी मैंग्रोव के नाम से भी जाना जाता है ये क्षेत्र। तो कच्छ जिले के लखपत तहसील के गुनेरी मैंग्रोव को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। गुजरात का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित की गई है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जी की। तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जी के बारे में हमने कल पढ़ा था कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो हुआ था 8 से 10 जनवरी के बीच में उड़ीसा के भुवनेश्वर में, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पे कौन ज्वाइन हुए थे? तो मुख्य अतिथि के तौर पे त्रिनिदाद और टोबैगो की जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जी, ये शामिल हुई थी। और इनको जो है प्रवासी भारतीय सम्मान का पुरस्कार भी दिया गया है। तो याद रखिएगा क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जी को प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया। इनको मिलाकर कुल 27 लोगों को यह सम्मान दिया गया। कल हमने करंट अफेयर्स में देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, जॉर्जिया की बात करते हैं। तो जॉर्जिया जो है ऐसा देश बना है जिसको WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया। तो आपसे करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, हाल ही में WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो आंसर हो जाएगा जॉर्जिया। फिर बात करते हैं असम की। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं 26 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने
घोषणा किया है कि डिब्रूगढ़ जो है असम की दूसरी राजधानी बनेगी 2027 तक। तो असम की दूसरी राजधानी आपसे पूछा जा सकता है। असम की वर्तमान जो राजधानी है, पहली राजधानी वो है दिसपुर, ये आप जानते हैं। नई राजधानी कौन बनेगी, तो डिब्रूगढ़ असम की दूसरी राजधानी बनेगी कुछ समय पश्चात। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 17 धार्मिक शहरों में शराब पर प्रतिबंध लगाया है। तो आपसे करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 17 धार्मिक शहरों में शराब पर प्रतिबंध लगाया, तो आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर बात करते हैं इसरो की। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में अपना 100वां प्रक्षेपण किया है। तो 100वां प्रक्षेपण है, इसीलिए आपसे पूछे जाने की संभावना है कि इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में अपना 100वां प्रक्षेपण किया है। आपको ये पूछा जा सकता है कि 100वां प्रक्षेपण किसका किया है, तो इसरो ने GSLV F-15 के जरिए, तो GSLV F-15 के जरिए 2250 किलोग्राम की नेविगेशन सैटेलाइट NBS-02 को प्रक्षेपित किया है। तो इसरो का 100वां प्रक्षेपण किसके नाम रहा, नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि NVS-02 किस प्रकार का सैटेलाइट है, तो आंसर हो जाएगा नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन उपग्रह NVS-02 की बात करें तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, जिसको हम नाविक के रूप में जानते हैं, तो नाविक श्रृंखला का यह दूसरा उपग्रह भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेविगेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन उपग्रह है NVS-02, और यह जो है इसरो का 100वां प्रक्षेपण भी है। फिर बात करते हैं ह्यूमन अंडर वाटर सबमर्सिबल की, मानव अंडर वाटर पनडुब्बी की। तो भारत 2025 के अंत तक अपनी पहली मानव वाटर पनडुब्बी लॉन्च करने की घोषणा किया है। किसने घोषणा किया है, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दिया कि भारत इस साल पहला मानव युक्त अंडर वाटर सबमर्सिबल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, गहरे समुद्र में मानव युक्त वाहन जिसको बोलते हैं। और इसकी अगर बात करें तो अभी इसको 500 मीटर की गहराई तक के लिए डिजाइन किया गया है। आगे आने वाले एक साल में इसको 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचाने की बात की जा रही है। अभी इसको कितने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो 500 मीटर। तो याद रखिएगा, अभी के लिए 500 मीटर की गहराई तक के लिए इसको बनाया गया है। इसको किस मिशन के अंतर्गत डाला जाएगा, तो पहली मानव अंडर वाटर पनडुब्बी को डीप ओशन मिशन के तहत भेजा जाएगा। 500 मीटर की गहराई तक के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है और 2025 के अंत तक इसको लॉन्च किया जाएगा। फिर बात कर लेते हैं नेशनल वोटर्स डे की, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो 25 जनवरी को हर साल हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। इस बार 15वां संस्करण है, तो याद रखिएगा 15वें नंबर का राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मना रहे हैं। थीम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 का थीम है। 15वां संस्करण कुल मिलाकर ये था इस बार का। फिर बात करते हैं महिला स्वास्थ्य अंतर को पाटने का खाका रिपोर्ट का, ब्लूप्रिंट टू क्लोज द वीमेंस हेल्थ गैप। तो महिला स्वास्थ्य अंतर को पाटने का खाका रिपोर्ट किसने जारी किया है, 20 जनवरी 2025 को। तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए गए सभी रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आपसे पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा प्रबल होती है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जितने भी रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं। अगला आपका है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। आपसे करंट में पूछ लिया जा सकता है कि हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, मजदूर कल्याण योजना स्टार्ट किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा रायपुर में स्टार्ट किया गया। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की गई है। योजना के तहत बात करें तो प्रत्येक लाभार्थी को वार्षिक 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषकों को लाभ होने वाला है। फिर बात करते हैं भारतीय सेना की। तो भारतीय सेना ने लद्दाख में स्योक और नुब्रा घाटियों को जोड़ने के लिए 2 बेली पुलों का उद्घाटन किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना ने किस नदी पर जो है 2 बेली पुलों का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा स्योक नदी पर ये पुल बनाए गए हैं। तो दोनों बेली पुल किस नदी पर बनाए गए, स्योक नदी पर। स्योक नदी किसकी सहायक नदी है, आपने पढ़ा है सिंधु की सहायक नदी है स्योक नदी। तो भारतीय सेना ने लद्दाख में स्योक और नुब्रा घाटियों को जोड़ने के लिए 2 बेली पुलों का उद्घाटन किया है। फिर बात करते हैं
केरल सरकार की, तो हाल ही में केरल सरकार ने सार्वजनिक स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए व्यापक योजना लॉन्च किया है। तो कंप्रीहेंसिव प्लान लॉन्च किया है पब्लिक स्कूल एजुकेशन के लिए। किस सरकार ने? केरल सरकार ने। शिक्षा से रिलेटेड आप रिलेट भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं क्वालटेमी की। क्वालटेमी है क्या? तो क्वालटेमी जो है भारत का पहला इंटरनेशनल लाइसेंस कार्ड थेरेपी है BNHL के लिए। तो क्वालटेमी है क्या? BNHL के लिए भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस प्राप्त कार्ड थेरेपी की शुरुआत की गई है। तो BNHL है क्या? तो BNHL को हम बी सेल नॉन हॉगकिन लिम्फोमा बोलते हैं। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि यह जो दवाई है, यह जो क्वालटेमी है, क्वालटेमी जिसको कार्ड थेरेपी बोलते हैं, तो कार्ड थेरेपी के अंतर्गत जो क्वालटेमी है ये रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर रोगियों के लिए वरदान साबित होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर के रोगियों के लिए क्वालटेमी नामक कार्ड थेरेपी की शुरुआत की गई है। कार्ड थेरेपी ऑलरेडी करंट अफेयर्स में पूछा जा चुका है, तो क्वालटेमी आप याद रखिएगा। फिर बात करते हैं गणतंत्र दिवस परेड की। तो गणतंत्र दिवस परेड में आपसे पूछा जा सकता है कि किस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। तो भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है प्रलय। तो भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय है, जिसको 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में प्रदर्शन किया गया है। फिर बात करते हैं पांगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का। पांगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। पांगसौ से आप समझ सकते हैं कि तिब्बती नाम है। तिब्बती नाम किसके किसके हो सकते हैं? अरुणाचल प्रदेश के हो सकते हैं, सिक्किम के हो सकते हैं, उत्तराखंड में हो सकते हैं, हिमाचल में हो सकते हैं, लद्दाख में हो सकते हैं। ये 5-6 स्टेट हैं भारत के जहाँ पर हो सकते हैं। तो इसलिए जो है पांगसौ दर्रा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पांगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। इसको एक बार गूगल कीजिएगा, थोड़ा आपको और जानकारी मिलेगी। द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड है ये, द्वितीय विश्व युद्ध से ये रिलेटेड, थोड़ा गूगल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर बात करते हैं जनवरी 2025 में नाइजीरिया की बात करें तो ब्रिक्स समूह का भागीदार देश बनाया गया है, पार्टनर कंट्री। तो हाल ही में जनवरी 2025 में किस देश को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का भागीदार देश बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। फिर बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 20 से 24 जनवरी 2025 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में अपनी वार्षिक बैठक आयोजित किया गया। तो ये आपका TRE 3 में करंट अफेयर्स में पूछा गया था। 15 मार्च वाला जो पेपर हुआ था, क्या पूछा गया था? WEF के संस्थापक कौन थे? तो क्लास स्वाब, याद रखिएगा, क्लास स्वाब। WEF विश्व आर्थिक मंच के 1971 में क्लास स्वाब ने स्थापना किया था। 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में वार्षिक बैठक आयोजित की गई है विश्व आर्थिक मंच की। याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच की जो हर साल जो वार्षिक बैठक होती है वो कहाँ पर आयोजित की जाती है? तो दावोस में ही आयोजित की जाती है, कभी ये जगह नहीं बदलता है। इसके अलावा परीक्षा दृष्टि से आपको क्या याद रखना है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है कोलोजनी, स्विट्जरलैंड में। तो कोलोजनी, स्विट्जरलैंड याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच का ये मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। फिर बात करते हैं भारत मौसम विज्ञान की विभाग की, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वर्ष 2024 को 1901 के बाद से भारत के लिए सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि IMD ने किस वर्ष को भारत के लिए सबसे गर्म वर्ष घोषित किया? तो 2024 को, यानी जो बीत गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वर्ष 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। जो पूर्व औद्योगिक स्तर यानी प्री इंडस्ट्रियल लेवल, 1850 से पहले की बात कर रहा है, तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पूर्व औद्योगिक स्तर का मतलब है 1850 में जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, तो उससे पहले तो यहाँ पर लगभग 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा। तो पूर्व औद्योगिक स्तर में जो टेम्परेचर रहा होगा उससे 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक टेम्परेचर की यहाँ पर बात की जा रही है। कब? वर्ष 2024 में। तो वर्ष 2024 पूछे आपसे, चाहे IMD के रेस्पेक्ट में पूछे, चाहे विश्व जो है मौसम विज्ञान संगठन के रेस्पेक्ट में पूछे, तो 2024 दोनों में है। और भारत के लिए भी सबसे गर्म वर्ष रहा, विश्व के लिए भी सबसे गर्म वर्ष रहा। फिर बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट की बात करें, विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट 2025 आपसे पूछा जा सकता है। जनवरी 2025 में जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
फिर बात करते हैं आज के आखिरी करंट अफेयर्स का, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है हर साल, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए थोड़ा सा आप सभी अभ्यर्थियों से हम यहाँ पर बात करेंगे। बात ये रहेगा कि आप सभी अभ्यर्थियों को हमने जो पीआरटी का टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हमने सारे जो आपके जितनी भी अभी तक की हमारी क्लासेस रही हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं TRE 4 के लिए। तो पीआरटी के टेलीग्राम ग्रुप में हमने आपको सब्जेक्ट वाइज ग्रुप दिए हैं, सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप में ग्रुप बनाए हैं, और सब्जेक्ट वाइज आपको वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट डाल रखा है। तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सबसे ऊपर स्क्रॉल करके जाइएगा, प्लेलिस्ट के नीचे नोट्स आपको मिल जाएंगे। 5, 10, 15, 20 जितनी भी उस प्लेलिस्ट की नोट्स क्लासेस रही होंगी उतने आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आप उन नोट्स को भी देख सकते हैं डायरेक्ट। आप प्लेलिस्ट से क्लास भी कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट से आप एक बार क्लास कर लीजिएगा तो आपका बहुत कम समय में तैयार हो जाएगा। और हमारी क्लासेस बहुत छोटी रहती है, बहुत बड़ी तो होती नहीं है। और सबसे ज़रूरी है कि आपको हमारी क्लासेस अगर आप कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन करना, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, नया पढ़ते जाएंगे पुराना भूलते जाएंगे, नया पढ़ते जाएंगे पुराना भूलते जाएंगे, इससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको उस तरीके से रिवीजन करते रहिए। तो रिवीजन पीछे का ज़रूर करते रहिए। और रिवीजन के लिए थोड़ा सा आप सभी अभ्यर्थी कोशिश कीजिए, रिवीजन के लिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अगर आपके जानने पहचानने में दोस्त वगैरह हैं, अगर तैयारी साथ में कर रहे हैं तो थोड़ा उनके साथ में चीज़ों को डिस्कस कीजिए। जैसे करंट अफेयर्स ही डिस्कस कर लीजिए, कुछ जीएस के फैक्ट्स वगैरह डिस्कस कर लीजिए टॉपिक वाइज, जो हमने आपको करा रखे, जो हमने नोट्स आपको दे रखे हैं, जो हमने आपको क्लासेस कराई हैं। सबसे ज़रूरी है आपका रिवीजन करना। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी और क्लासेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा क्लासेस करा रखी है। MCQs वगैरह बचे, ये सब आपके हो जाएंगे। थोड़ा सा इधर जो है कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं कि हम क्लास वगैरह में समय कम दे पा रहे हैं, तो आप सभी अभ्यर्थी अपना सहयोग कीजिए। बाकी आप अपना पढ़ाई करते रहिए, ऑलरेडी सब कुछ आपको कराया जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की जो तैयारी है अच्छी चल रही होगी। और अभी ये समय आपका, जो अभ्यर्थी अप्रैल और मई तक कोशिश करके मई तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, वो BPSC TRE 4.0 में अच्छा रिजल्ट देगा। और जो अभ्यर्थी इस इंतज़ार में होगा कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो उसको जो है फिर उसका मालिक जो है किस्मत ही रहेगा, भगवान ही मालिक होगा उसका। और जो अभ्यर्थी अभी से पढ़ रहे होंगे उनको TRE 4 में आसानी से सफलता मिल जाएगी। आप सभी को शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो। और 6 अप्रैल के टेस्ट के लिए भी आप सभी को शुभकामनाएं। अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कल सुबह अब आपकी क्लास होगी, कल सुबह आपकी अब नेक्स्ट क्लास होगी। मिलेंगे आपसे, जिसमें हम आपको MCQ की जो क्लासेस हैं वो हम आपको कराएंगे। तो MCQ की क्लास हम देखेंगे, आपको करा देंगे, कंप्लीट हो जाए धीरे धीरे। और 6 अप्रैल को सभी अभ्यर्थी टेस्ट के लिए रेडी हो जाइएगा। 6 अप्रैल के टेस्ट में एक चीज़ और है, जो GS वाले अभ्यर्थी हैं, GS पार्ट सेकेंड, तो आपको 40 प्रश्न हम आपको बना कर दे देंगे। तो 40 प्रश्न हम आपको बना देंगे, तो एक GS पार्ट सेकेंड का भी एक टेस्ट हो जाएगा, साथ में PRT के ही साथ में हो जाएगा, अलग हम इसको बना देंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।